हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। आई होप आप सबने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने एक बार मैं आपको पहले रिकॉल करवा देता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। मैंने आपको एक चार्ट प्रिपेयर करवाया था। ये इसलिए करवाया था क्योंकि हमारी सेम एसेट मल्टीपल इंडेक्स में कवर होते हैं। जैसे लैंड मेरी यहाँ भी कवर होती है, इंडेक्स 16 में भी कवर हो जाती है। और जैसे बिल्डिंग मेरी यहाँ भी कवर होती है, इंडेक्स 16 में भी कवर हो जाती है, इंडेक्स 2 में भी कवर हो जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से इंडेक्स में कब जाएगी एसेट। इसलिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करवाया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले फ्लो क्या बना था हमारा, कि हमने देखा था कि कितने टाइप की एसेट होते हैं मेरी, टेंजिबल इंटेंजिबल। मेरी इंटेंजिबल थी तो वो तो उसके लिए सेपरेट इंडेक्स था 38, तो उसके लिए कोई झंझट था ही नहीं, कोई झोल नहीं था, वो मेरा एक्यूरेट था, वो 38 में डील होगी। उसके बाद मैंने देखा था टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में मेरे 2 पोर्शंस किए थे मैंने, एक लैंड एंड बिल्डिंग का पोर्शन किया था, एक अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग का पोर्शन किया था। जो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग का था उसमें मैंने देखा था कि क्या मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रही है, क्या मेरे धंधे के लिए यूज हो रही है। हाँ, धंधे के लिए कैसे, मेरे जैसे प्रोडक्शन कर रहा हूँ किसी आइटम की, या फिर गुड्स में सप्लाई करता हूँ, उसके लिए कुछ एसेट्स यूज हो रही है सप्लाई करने के लिए। तो मतलब कि वो एसेट खुद नहीं सप्लाई हो रही, वो सप्लाई में यूज हो रही है, सप्लाई करने के लिए, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रही है मेरी। कौन सी एसेट, जो मेरी पीपी की डेफिनेशन में हमने इंडेक्स 16 में देखी थी वो वाली थी। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही है, रेंटल्स के लिए। रेंटल चाहे मेरा उसका रेंट पे देने का बिजनेस हो या ना हो, तब भी मेरी एसेट कवर होगी, इंडेक्स 16 लगेगा इसके ऊपर, अगर मैं बिजनेस के लिए अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर सेल कर रहे हैं इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो इंडेक्स 2 लगता है इसके ऊपर। और अगर इससे हेल्ड फॉर सेल किया मैंने, पहले इंडेक्स 16 में यूज हो रही थी, पहले इंडेक्स 38 में यूज हो रही थी, बट अभी मैं हेल्ड फॉर सेल किया कि कोई उसको खरीदने आएगा तो उसको मैं बेच दूंगा, तो उस केस में मेरा लगता है इंडेक्स 105। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर यही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता मेरा, जैसे हमने 5 ईयर्स वाला लिया था, एक कार को मैं रेंट पे देता था, उसके 5 ईयर्स के बाद में उसको सेल कर देता था, तो उस केस में मेरा कौन सा इंडेक्स लगता था, उसमें इंडेक्स 2 लग जाता था। तो मैं कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करता था इंडेक्स 2 में, उसके बाद प्रॉफिट गेन वगैरह जो होता था मेरा वो देखते थे। इसके बाद आता है मेरा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल, हाँ, टेंजिबल में हमने अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग का देख लिया। अभी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग में कौन से थे मेरे, फर्नीचर था, फिक्सचर था, मेरा मशीनरी थी, प्लांट्स थे, पेस्चराइजर्स, बॉयलर्स वगैरह जो भी थे वो सब थे। अब यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की बातें करेंगे हम सिर्फ। इसके अंदर हमारा देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमने 2 पोर्शन देखे थे कि चाहे तो लैंड, इसलिए लैंड और बिल्डिंग इसलिए लेते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या फिर मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, या फिर मैं उसको रेंट पे दूं, उसके यही यूजेस थे मेरे। अब उसके कैपिटल एप्रिसिएशन का होता है, अगर अगर उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन वाला था तो इंडेक्स 2 में जाता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का था मेरा गोल अगर पर्पस, तो इंडेक्स 40 में जाता था। अगर मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ अदर देन रेंटल, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ मतलब कि प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में, तो मेरा इंडेक्स 16 लगता था। बट रेंटल के केस में, जैसे हमने अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग देखा था, उसमें रेंटल चाहे किसी को भी दिया हो, चाहे बिजनेस के लिए उसका बिजनेस हो, रेंट पे देने का ना हो, तो उस सभी केसेस में मेरा इंडेक्स 16 ही लग गया था। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हमारा ऐसा नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हमारा अगर बिजनेस है, मतलब कि सिग्निफिकेंट एक्सिलरी एक्टिविटीज भी देता है वो साथ में, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दे रहा, वो साथ में एक्सिलरी सिग्निफिकेंट एक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हमने देखा था इसमें एग्जाम्पल भी दिया था हमने होटल का एग्जाम्पल, तो इसमें इंडेक्स 16 लगेगा। जैसे होटल मेरे को लॉन्ड्री की सर्विस भी देता है, फूड भी, क्लीनिंग का भी देता है, कूलिंग भी, सब कुछ देता है, तो उस केस में मेरा मतलब अदर एक्सिलरी सर्विसेज भी काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करती हैं, इसलिए वहां पे इंडेक्स 16 लगता है, क्योंकि उसका बिजनेस है वो। और अगर बिजनेस नहीं है और सिग्निफिकेंट सर्विसेज एक्सिलरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता हो, तो उस केस में मेरा क्या लगता था, इंडेक्स 40 बिल्डिंग में नॉन लैंड। तो हमारा देखा था कि इंडेक्स 40 में कौन से कवर थे। एक तो ये जो बिजनेस के लिए नहीं दे रहा, मतलब कि उसका बिजनेस नहीं है देने का, उसका बिजनेस नहीं है देने का, बस उसके पास लैंड और बिल्डिंग थी वो दे दी, और उसमें कोई एक्सिलरी सर्विसेज सिग्निफिकेंट अमाउंट की नहीं दी जा रही है, कोई हल्की फुल्की दे रही है। हमने एक एग्जांपल लिया था, इसमें एक गार्ड वगैरह बैठा था, और मैंने एक बिल्डर ने रेंट पे देने के लिए कुछ फ्लैट्स वगैरह बनवाए थे, बट एक गार्ड भी उसने रख दिया था कि कोई थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए, तो वो हमारे इंडेक्स 40 में ही कवर हो रहा था। और एक साथ में मेरा होता है कवर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर कोई मैंने लैंड और बिल्डिंग, तो इसमें एग्जांपल लिया था हमने जो नॉर्मल हमारा रियल लाइफ में चलता है कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट की मीनिंग देखा था कि प्रॉपर्टी तो रेंटल कैपिटल ये सब हो, मतलब मेरे को करवाने की यहाँ पे रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने वो करवा दिया आपको। इसके अंदर फिर हमने देखा था नॉट एप्लीकेबल में कौन से आते हैं, फिर इसका रिलेशन देखा था। इसमें मैंने आपको आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल भी दिया था एक। तो उसके बाद फिर हम अगर मतलब मोर देन वन पर्पज के लिए यूज होती है, उसमें सेपरेबल नॉन सेपरेबल का केस देखा था। सेपरेबल था तो मेरे 2 अलग अलग थे, तो 2 इंडेक्स लग रहे थे।
और अगर मेरा सेपरेबल का केस नहीं है, मतलब सेपरेबल नहीं हो पाएगा, तो उस केस में मतलब सेपरेबल का कैसे देखता था मैं क्राइटेरिया, चाहे तो मैं उसको सेपरेटली सोल्ड कर सकता हूँ या फिर उसको फाइनेंस लीज पे दे सकता हूँ। अगर इसमें से कोई भी केस नहीं था तो उस केस में मैं क्या करता था, एक ही इंडेक्स लगता था मेरा, तो उसमें मैंने इनसिग्निफिकेंट वाला पोर्शन देखा था कि इनसिग्निफिकेंट है कि नहीं। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि लेस देन 20% अगर मेरा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो मेरा इंडेक्स 40 लग जाता था। तो इंडेक्स 40 एक चालाक इंडेक्स है, एक सातिर इंडेक्स है, वो चाहता है, वो काम से बचना चाहता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इंडेक्स 16 को दे दी कि अगर मतलब कि लेस देन 20, अगर वो 20% और मोर यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी का, लैंड और बिल्डिंग का 20% और मोर बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में इंडेक्स 16 लगेगा। चाहे उसमें 70% रेंटल के लिए हो, रेंटल के लिए हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो, तो भी इंडेक्स 14 इंडेक्स 16 नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी हम लेट आउट करते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज को, जैसे मैं कंपनी हूं सारंग सीए क्लासेस, तो हमारे कुछ प्लॉट्स पड़े हुए हैं और जो मैंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, मैंने कहा कि चलो आप ही ले लो इसको रेंट पे, तो उस केस में ये इंडेक्स 40 में कवर होगा या इंडेक्स 60 में? वो इंडेक्स 16 में ही कवर होगा, चाहे मैं उससे मार्केट वैल्यू पे रेट ले रहा हूँ कि अगर मान लो चलो मैं एम्प्लॉइज को ना देकर बाहर देता तो भी ये रेट लेता, नो मैटर, तो भी मैटर नहीं करेगा। मैं यही मानूंगा कि ये मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज को मैं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि वो मेरे साथ जुड़े रहें, या फिर मतलब कुछ भी कह लो कि मतलब एम्प्लॉइज को अगर दे रहे हैं हम, चाहे मार्केट रेट पे दें या फिर ना दें, किसी भी तरीके से हो, हम यही मानेंगे कि वो बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं और इंडेक्स 16 के अंडर ही उसकी अकाउंटिंग होगी। तो उसके बाद हमने एंजिलरी सर्विसेज का देखते हैं। एंजिलरी सर्विसेज हम ऑलरेडी चार्ट में भी देख के आए थे कि जैसे कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में मेरा क्या होता था, तो उस केस में मैं ये मानता था कि वो मेरा बिजनेस है और इंडेक्स 16 उसके ऊपर अप्लाई हो जाता था। इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स आर सिग्निफिकेंट, एग्जांपल होटल का हमने लिया था, इट इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे इंडेक्स 16, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। और सर्विसेज अगर इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि बेसिक सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक गार्ड रख दिया था वहां पे, मेंटेनेंस वगैरह दे रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा की लीज आउट, इट रिमेन्स इन्वेस्टमेंट, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी, उसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद लीज ट्रांजेक्शन का देखा था मैंने विद इन ग्रुप। सबसे पहले एक एग्जाम्पल कराते हैं आईसीए के स्टडी मॉड्यूल का, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 पर पहुंचिए नोबिता। यस, the owner of an office building provides security and maintenance services to the lessees who occupy the building. In such a case, since the services provided are insignificant, the property would be treated। इन्होंने यही लिखा है कि ओनर है जो ऑफिस बिल्डिंग का, वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू दी लेसीज। जो लेसीज हैं उनको एक सिक्योरिटी सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होती है मेरी। who occupy the building in such a case since the services provided are insignificant, ये insignificant होती हैं, साफ बोला है। this property would be treated as, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मान लेंगे। if an entity owns and manages a hotel, अगर एंटिटी एक ओन करती है और मैनेज करती है होटल को, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट्स आर सिग्निफिकेंट टू दी अरेंजमेंट्स एज ए होल, वो अगर होटल को मैनेज करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो, वो सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और काफी सिग्निफिकेंट होती है वो, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट की होती है वो काफी। इन सच ए केस एन ओनर मैनेज्ड होटल इज ओनर ऑक्यूपाइड, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, इसको वही लिखा था सेम जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे नोट से। इसके बाद आप देखोगे लीज ट्रांजेक्शंस विद इन ग्रुप। इसके बाद लीज ट्रांजेक्शंस, जस्ट लीज ट्रांजेक्शंस विद इन ए ग्रुप। लीज ट्रांजेक्शन, अब ये इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक बार थोड़ा सा मेरे को ये बनाना, जैसे मेरी एक ए कंपनी है, उसकी बी कंपनी सब्सिडरी है और सी भी उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। अब ए ने कोई एसेट परचेज की, इसके पास कोई एसेट नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग है इसके पास, ए के पास, इसने क्या किया, इसको ही ऑपरेटिंग लीज पे दे दी है। अब ए की जब स्टैंड अलोन बुक्स प्रिपेयर करेंगे हम, ए की जब स्टैंड अलोन बुक्स प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, इसने इसको ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इंडेक्स 40। और कंसोलिडेशन करेंगे तब उस केस में कौन सा इंडेक्स लगेगा, क्योंकि इसने अभी तो बाहर वाले को रेंट पे दे दी है तो इंडेक्स 40 लग गया।
अगर इसकी हम CFS बनाएंगे, ये तो लगेगा मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में, और अगर मैं इसको CFS में करूं तो इंडेस 16 लग जाएगा मेरा CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में, क्योंकि अभी तो मैं इनको अलग अलग देख रहा हूं, इनको एक अलग देख रहा हूं, इसको एक अलग देख रहा हूं, अलग अलग बिजनेस है। बट जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करता हूं तो उसमें मैं इस सारे को एक सिंगल देखता हूं, और सिंगल के अंदर मतलब कि एसेट कहीं बाहर रेंट पे नहीं दी है, वो बिजनेस के अंदर ही यूज हो रही है। जब अंदर ही यूज हो रही है तो मतलब ओनर ऑक्यूपाइड होगी ना, तो इसलिए कंसोलिडेटेड में 16 में शो होगी और उसमें इंडेक्स 40 में। तो ये इन्होंने बताया। एंटिटी एलिमिनेट दी ट्रांजेक्शन इन CFS में एलिमिनेट हो जाती है ना, कि उसने अगर रेंट पे दी है तो ये प्रॉपर्टी लेट आउट एंड यूज्ड विद इन द ग्रुप, तो इंडेक्स 16 लग जाएगा CFS बनाते हुए। और अलग अलग स्टैंड अलोन होगी तो उसमें एक में 40 लगेगा, हमने देखा। इफ प्रॉपर्टी लेट आउट विद इन द ग्रुप एंड फर्दर लेट आउट टू थर्ड पार्टी, अगर एज एन ऑपरेटिंग लीज इंडेक्स 40 ऑन CFS। हाँ, अब दूसरा केस मैं बता देता हूं इसमें ये, और अगर मान लो इसने लैंड एंड बिल्डिंग इसको दी है फाइनेंस लीज पे, अब इसने क्या किया, सी ने उस प्रॉपर्टी को, लैंड एंड बिल्डिंग को बाहर वाले एक पर्सन को ऑपरेटिंग लीज पे दे दी है। ऑपरेटिंग लीज मतलब कि ये XYZ कोई पर्सन है, ये इसका नॉट सब्सिडरी, नॉट रिलेटेड, ठीक है, XYZ को दे दी है। तो इस केस में क्या होगा मेरा, इस केस में यहाँ पे तो मेरा फाइनेंस लीज है स्टैंड अलोन। अब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। कंसोलिडेटेड में क्या शो होगा, कंसोलिडेटेड में मेरा जो ग्रुप माना जाएगा एक इतना माना जाएगा, इससे बाहर जा चुकी है ऑपरेटिंग लीज पे, तो मतलब कि ये कंसोलिडेटेड में इंडेस 40 अप्लाई हो जाएगा मेरा, इंडेस 40 अप्लाई हो जाएगा CFS के केस में। और स्टैंड अलोन में क्या होगा, स्टैंड अलोन के केस में जो मेरी ये वाली ए है, ए ने इसको फाइनेंस लीज पे दी है, तो ए क्या करेगा, अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज कर देगा। और सी क्या करेगा, सी अपनी बुक्स में उसको ROU एसेट, राइट टू यूज एसेट करके अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेगा। और स्टैंड अलोन की बात होगी, और फिर इसने आगे रेंट पे भी दी है, तो ये अपनी बुक्स में साथ में इंडेक्स 40 भी लगा देगा, और CFS में भी इंडेक्स 40 लगेगा इसकी बुक्स में, और वैसे भी इंडेक्स 40 लगेगा। ओके, तो ये वाला ट्रीटमेंट था। इफ प्रॉपर्टी इज लीज लेट आउट विद इन द ग्रुप एंड फर्दर लेट आउट टू थर्ड पार्टी एज एन ऑपरेटिंग लीज, इंडेक्स 40 लगेगा CFS के केस में। तो हमने ये वाला देख लिया पोर्शन। इसका एक हम पेज 5.283 पे चलो, 5.283, इस पे बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 5.283, हाँ जी पहुंच गए हम तो। हाँ, तो इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको करते हैं कवर जल्दी से। इसमें क्या लिखा हो, प्रॉपर्टी दी हुई है, डज इट मीट डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कि क्या ये मीट करती है डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, और कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं। ओन्ड बाय ए कंपनी एंड लीज आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, मतलब कि मैं ओनर हूं, मैं कंपनी हूं, मैं ओनर हूं, और मैंने किसी पर्सन को लीज आउट कर दिया ऑपरेटिंग लीज पे, तो इंडेक्स 40 लगता है, हमने देखा था ये इंडेक्स 40। हेल्ड एज ए ROU एसेट, ROU एसेट कौन सी होती है मेरी, कि मैंने किसी से उस पर ली है फाइनेंस लीज पे, तो चाहे मैं ओनर हूं उसका, चाहे मैंने फाइनेंस लीज पे लियो, तो यही माना जाता है कि मैं एज्यूम्ड ओनर हूं उसका। तो उस केस में मैं ही ओनर हूं, मैंने लीज कर दी उसको फिर ऑपरेटिंग लीज पे, तो कौन सा इंडेक्स 40 लगेगा। यस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब ये फाइनेंस लीज पे लिए मैंने, और लीज कर दिया फाइनेंस लीज पे ही। जब मैंने फाइनेंस लीज पे ही लेके फाइनेंस लीज पे आगे दे दी है, चाहे तो मतलब मैं ओनर हूं, अगर मैंने फाइनेंस लीज पे दी है सामने, चाहे मैं ओनर हूं चाहे मैं एज्यूम्ड ओनर हूं, और मैंने फाइनेंस लीज पे दे दी है, तो मैं उस चीज का ओनर हुई नहीं। मैंने वो आपका बंदी और बंदे वाला एग्जांपल लिया था कि वो आपसे बातें ना करके किसी और से बातें करते हैं। तो इसने कहा था कि मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं यही मानूंगा कि जिसको फाइनेंस लीज पे गई है, जो उस एसेट का पूरा भरपूर फायदा उठाएगा, वही इसका एज्यूम्ड ओनर माना जाएगा। तो अपनी बुक से डिरिकॉग्नाइज कर देंगे, तो इसके ऊपर इंडेक्स 40 नहीं लगेगा, तो 116 में जाएगी ये, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद ए व्यू ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, अगर मैं प्रॉपर्टी एक्वायर करता हूं विद ए व्यू फॉर डेवलपमेंट और रीसेल, प्रॉपर्टी एक्वायर किया विद ए व्यू फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, उसको डेवलपमेंट करने के लिए और रीसेल करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, मैंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसको डेवलप करूंगा और सेल कर दूंगा, मतलब बेचने के पर्पज से उसको बना रहा हूं। अगर मैं बेचने के पर्पज से बना रहा हूं, मतलब कि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया,
उसमें इंडेक्स 2 लगता है मेरा। प्रॉपर्टी पार्टली ओनर ऑक्युपाइड एंड पार्टली लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। अब मेरी प्रॉपर्टी पार्टली ओनर ऑक्युपाइड है, ओनर ऑक्युपाइड वाले में तो मेरा लगेगा इंडेक्स 16, और लीज आउट वाले में जो ऑपरेटिंग लीज पे हुई है उस पर 40। तो ये दे रखा है डिपेंड, ये डिपेंड करता है। सेपरेबल और नॉट सेपरेबल वाला केस भी देखना पड़ेगा इसमें तो हमें, बट यहाँ पे कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये लिखेंगे कि डिपेंड्स। लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज, लैंड हेल्ड करते हैं किस लिए, अनडिटरमाइंड यूज, जिसका मेरे को पता नहीं है, तो हम यही मानते हैं कि एप्रिसिएशन के लिए लिए, तो इंडेक्स 40। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पेइंग रेंट एट लेस देन मार्केट रेट, एम्प्लॉइज को प्रॉपर्टी दी है रेंट पे और मार्केट रेट से लेस रेट पे दे रहे हैं, चाहे मार्केट रेट पे भी दें तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मेरे लिए क्या होगी ये, तभी मेरे लिए ऑनर ऑक्यूपाइड होगी, इंडेक्स 16 लगेगा इस पर, इंडेक्स 40 नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हैं सेल के लिए, अगर मैं हेल्ड फॉर सेल दे रखा हो तो यही मानूंगा कि मैं इंडेक्स 105 है। अगर यहाँ पे इन दी कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है तो इंडेक्स 2 लग जाता मेरा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग रिडेवलप्ड फॉर कंटिन्यूड यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग रिडेवलप्ड फॉर कंटिन्यूड यूज एज, इन्होंने क्या किया कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी उसको रीडेवलप किया है किसके लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज होती रहे, तो इंडेक्स 40 के अंदर ये तो कवर हो ही जाएगी, इसमें तो कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क था ही नहीं। तो आइए हम आगे कवर करते हैं। तो इसमें हमने कितना देख लिया था, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हमने पेज नंबर पे देख लिया था, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट विद इन द ग्रुप एंड फर्दर लेट आउट टू थर्ड पार्टी, तो ये अगर उसको एज ऑपरेटिंग लीज देते हैं तो इंडेक्स 40 लग जाएगा सीएफएस में, और अगर उसको थर्ड पार्टी को जो हमने सेल दी थी लीज पे, थर्ड पार्टी को ये ऑपरेटिंग लीज ना होके, अगर ये ऑपरेटिंग लीज ना होकर फाइनेंस लीज पे देते तो क्या करते, सीएफएस में भी डी रिकॉग्नाइज करते हम, क्योंकि हमारी तो रही नहीं वो, हम इसमें और कुछ नहीं होता, पहले एक छोटा घेरा था हमारा, फिर बड़ा घेरा होगा कि मैं अपने आप को एक बड़ी एंटिटी देख रहा हूँ, एज ए बड़ी एंटिटी मैं अपने आप को देख रहा हूँ जब सीएफएस में जाते हैं, कोई देर का है तो इसका थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट करेगी, हम तो डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, हमें क्या पता थर्ड पार्टी देखे वो उसको यूज करेगी अपने बिजनेस में या कैसे करेगी, तो उसके अंदर मेरा मतलब नहीं चलेगा कुछ भी। इसके बाद आते हैं रिकॉग्निशन, ये वाला पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ, इंडेक्स 16 और 38 वाला बिल्कुल सेम है, तो ना भी देखो तो ये चल जाएगा, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब उसका मेरे को पता कि प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस एसेट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से होने वाले हैं वो एंटिटी के पास आएंगे और उसकी कॉस्ट है मेजर कर सकते हैं हम रिलायबली, ठीक है, ये पड़ी हुई बहुत बार बात है। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, एक्चुअल ओनर मतलब कि मैं ही उसका ओनर हूं, और दूसरा केस कौन सा, एज्यूम्ड ओनर, जो मैंने फाइनेंस लीज पे ली है, मतलब कि मैंने किसी से फाइनेंस लीज पे ली है ये एसेट, अगर तो उस केस में ये होगा ट्रीटमेंट, और एक्चुअल ओनर के केस में ये। एक्चुअल मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, कैश दे के ले सकता हूँ, डेफर्ड क्रेडिट पे ले सकता हूँ कि मेरे को आज एसेट दे दो मैं धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा, एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ एसेट को, मैं दूसरे एसेट देके उससे ले सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, परचेज ऑफ कैश में हमने देखा था कि जितने भी उसका परचेज प्राइस प्लस जो भी लीगल आपके खर्चे लगे हैं उसको डायरेक्टली उस एसेट को परचेज करने के लिए एक्वायर करने के लिए आपके कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, उसको सबको हम ऐड करते गए थे। यहाँ पे भी वही है, परचेज प्राइस उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होता है, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होता, यहाँ पे रिबेट्स वगैरह मिलती हैं कुछ, वो लेस मतलब कि लेस हो जाएंगी, और स्टैंप ड्यूटी वगैरह कुछ ट्रांसफर कॉस्ट ये इसीलिए लग रही है कि मैं उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूँ, अगर परचेज ना करता तो नहीं लगती, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो मैं ऐड कर देता हूँ। कमीशन वगैरह इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैं उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूँ। और अदर एक्सपेंसेस, कुछ और भी एक्सपेंसेस अगर हुए हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है उसके एक्विजिशन से रिलेटेड, तो उस केस में हुए हैं वो सारे ऐड करता जाऊंगा, जैसे लीगल फीस लगी है मेरे, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस वगैरह लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है, प्रोफेशनल फीस लगती है, आर्किटेक्ट को देता हूँ अगर कुछ, जैसे मैं बिल्डिंग का ढांचा बनवाना है तो उससे पहले एक आर्किटेक्ट से मजबूती वगैरह के हिसाब से मैं एक नक्शा बनवा लेता हूँ, उसको एक मैप बनवा लेता हूँ, उसके बाद ही प्रिपेयर करता हूँ। इंजीनियर्स की हेल्प होती है जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उसके लिए, तो क्योंकि अदरवाइज इतने भारी भारी सुनामी भूकंप तूफान आते हैं कि मेरी बिल्डिंग जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए लग के बनती है वो 1 मिनट में तहस नहस हो सकती है, इसलिए मैं आर्किटेक्ट से बढ़िया मजबूती से बने हो, इसलिए इंजीनियर्स को रखता हूँ साइट पे, साइट प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ती है, तो वो सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड होंगे। और क्या ऐड नहीं होगा,
अगर मैं उसका मुहूर्त वगैरह करता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो उस केस में वो ऐड नहीं होगा। इनॉग्रेशन सेरेमनी, प्रमोशन वगैरह करता हूँ, मार्केटिंग वगैरह करता हूँ कि हाँ ये मकान खाली है, इसको रेंट पे ले लो, ये वो, क्योंकि मेरा वो डायरेक्टली उस आईपी को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं है। वो एक्वायर करने से नहीं, वो मेरे को मार्केटिंग से रिलेटेड है। एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं, उसको आगे बेचने से रिलेटेड है मेरा, कि उसको रेंट पे बेच रहा हूँ या किसी भी तरीके से। तो ये वाले ऐड नहीं होंगे मेरे इसमें। हमने बबीता जी वाला एग्जांपल देखते आए हैं, इंडेक्स 60 में भी देखा था, इंडेक्स 38 में भी देखा था, तो भी बबीता जी यहाँ भी काम आ रही है आपकी। एक्सपेंस करते हैं अगर डे टू डे मेंटेनेंस के लिए वेकेंट प्रॉपर्टी पे, नॉट अलाउड, मतलब ऐड नहीं होंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, ये तो मेरे कहीं भी ऐड नहीं होते थे, ये भी कहीं नहीं हुए थे किसी भी 16-38 दोनों में नहीं थे अलाउड, यहाँ भी नहीं है। ये वाले भी अलाउड नहीं थे वहाँ, यहाँ भी नहीं है। ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज ये भी ऐड नहीं करते थे, यहाँ भी ऐड नहीं करते। एबनॉर्मल अमाउंट होते हैं तो ये भी वहाँ भी ऐड नहीं करे किए थे, यहाँ भी ऐड नहीं करेंगे। जो भी वेस्ट होता है मटेरियल एबनॉर्मल अमाउंट का, कि मेरे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एक सीमेंट के बैग्स थे, वो बारिश में भीग गए थे, एबनॉर्मल लॉस हो गया था मेरा, लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, तो वो सब हम ऐड नहीं करेंगे ना। क्यों ऐड करेंगे भाई, मेरा डायरेक्टली रिलेटेड थोड़े है उससे। तुम्हारी लापरवाही है वो तो। रिफंडेबल ड्यूटीज होते हैं, टैक्सेज होते हैं, सेल नॉट बी कैपिटलाइज। जो रिफंडेबल ड्यूटीज वगैरह वो अगर उसमें ऐड हैं तो लेस कर दोगे, अगर नहीं ऐड और रिफंडेबल भी नहीं है तो उस केस में ऐड कर दोगे, इफ एनी। तो मतलब कि सीधा सा कहने का मतलब है कि जो रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेज होते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके, इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेनोवेशन इज मेड देन सच एक्सपेंडिचर शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सपेंस ऑन। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं रिनोवेशन वगैरह पे, तो उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर देंगे कॉस्ट में। मतलब कि कुछ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता मेरा, एक तो होता डे टू डे सर्विसिंग का एक्सपेंस, उसको तो ऐड नहीं करेंगे हम। जो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है उसको ऐड कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कि एक्सपेंस करते हैं फ्लोरिंग वॉल वॉल लगवाने पे, सीलिंग वगैरह करवाने पे, या फिर मैं इंटीरियर दोबारा बनवा रहा हूँ, इंटीरियर वॉल्स दोबारा बनवा रहा हूँ, फ्लोरिंग दोबारा से करवा रहा हूँ, उस केस में मैं इनको ऐड कर दूंगा। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें कुछ एग्जांपल दिया होगा मेरा। हाँ, इलस्ट्रेशन 2 पे चलो जल्दी से, इलस्ट्रेशन 2। आईसीआई स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन 2 पे पहुंच चुका हूं मैं। नेत्रावती लिमिटेड परचेज करती है कमर्शियल ऑफिस स्पेस को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन दी ग्लोबल ट्रेड सेंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उसने 5 करोड़ का एक परचेज किया कमर्शियल ऑफिस स्पेस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने देखा था कोई भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है मेरी। तो इसमें वही है, इसने कमर्शियल ऑफिस स्पेस परचेज किया है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन दी ग्लोबल, इसके अंदर 5 करोड़ का। ये मतलब कि इसका परचेज प्राइस हो गया। However, for purchasing the same, the company had to obtain membership of the। तो जिस ये ग्लोबल ट्रेड सेंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की इनको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये किस लिए? फॉर परचेजिंग। अगर परचेज करने से डायरेक्टली रिलेटेड, अगर ये परचेज ना करती तो इसको मेंबरशिप भी नहीं लेनी पड़ती। मतलब कि मेंबरशिप लेने के लिए अगर जो भी पैसा दिया होगा उसको हम ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू में। बाय पेइंग 6,25,000 6,25,000 एज ए वन टाइम ज्वाइनिंग फी, नेत्रावती लिमिटेड वॉन्ट्स to write off this one time joining fees paid as an expense under membership and subscription। ये चाहते हैं कि उसको एक्सपेंस कर दे, बट इसको एक्सपेंस नहीं करेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि ये इसीलिए इंकर हुई है फॉर परचेजिंग। अगर परचेज ना करती तो उसको मेंबरशिप लेने की जरूरत ही नहीं थी। मेंबरशिप चार्ज एंड वैल्यू दी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट 5 करोड़ एडवाइस मेंट वेदर यू आंसर विल चेंज इफ द ऑफिस स्पेस वाज परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट। ये पूछ रहे हैं कि साथ में क्या अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज करते तो क्या आपका आंसर कुछ चेंज होगा? नहीं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हमारा तो यही है 5 करोड़ प्लस 6,25,000, इन दोनों का प्लस करके जो आएगा अमाउंट उसके ऊपर शो करेंगे हम अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 5 करोड़ 5 करोड़ 6,25,000 इतने अमाउंट पे शो करेंगे हम, चाहे कोई भी केस हो। एज पर इंडेक्स 40 द कॉस्ट 6,25,000 देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट देखते हैं 5 लाख। ये देखो 5 करोड़ यूज करेंगे तब भी इतने का ही। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में भी इतना, उस ऊपर वाले केस में भी इतना ही है, तो इसमें मेरा कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
ये कैश वाला केस हो गया था मेरा। इसके बाद आते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वही इसमें मेरी लेबर का खर्चा भी आ जाएगा, जैसे लेबर वगैरह भी लगी होगी कुछ, जैसे स्टैम्प ये सब तो वही था ही उसमें, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट जैसे लेबर मटेरियल ओवरहेड वगैरह, कोई और दूसरी एसेट मेरी यूज हुई होगी, कुछ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट भी मेरी यूज हो सकती है, तो उसका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह का एक पार्शियल पोर्शन प्रोपोर्शनेट पोर्शन इसके अंदर ऐड हो जाता है। ओके, ओवरहेड विच आर इंकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट भी लगी होगी, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन में तो टाइम लगता है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट वगैरह जो मेरा इंडेक्स 23 में हम डिटेल में देखेंगे, तो उसकी एक बोरोइंग कॉस्ट लगती है, तो वो भी ऐड हो जाती है मेरी। उसको देखेंगे कब ऐड करते हैं, वो इंडेक्स 23 करेंगे तब देखेंगे। बाकी हमने इलस्ट्रेशंस में करते आए थे, अगर सब्सटेंशियल क्वालिफाइंग एसेट थी तो उस केस में सब्सटेंशियल पीरियड कवर करती थी, क्वालिफाइंग एसेट थी तो उस केस में हम ऐड करते आए थे। तो आइए इलस्ट्रेशन थर्ड को देखते हैं। एक्स लिमिटेड purchased a building for rupees 30 lakh on 1st May 2001 with an intention to earn rentals। उसने एक बिल्डिंग को परचेज किया है, किस पर्पस से? इंटेंशन, इंटेंशन ही देखते हैं हम तो, इंटेंशन ही हमारा काम है, क्या इंटेंशन से है? रेंटल अर्न करने से लिए, तो मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स 40 की के अंडर कवर हो जाती है वाली ये सेट मेरी। वो चार्ट याद कर ला करो, जैसे ये सेट का नाम आए आपको ये देखना कि कौन से इंडेक्स में कवर होगी, तो वो चार्ट जो हमने बनाया था सबसे पहले इंडेक्स 40 स्टार्ट होते ही, उस चार्ट को आप याद करो, पट देने से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कौन सा इंडेक्स है। दी परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय ए लोन, जो परचेज प्राइस है वो फंड किया है एक लोन से, मतलब कि जो परचेज किया है 30 लाख, ये एक लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट रेट था 5%, तो मतलब कि अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होगी मेरी, सब्सटेंशियल पीरियड कवर करती होगी, तो इसकी जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा मेरा। बट ये बिल्डिंग परचेज की है तो इसमें कंस्ट्रक्शन का केस नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन का होता उस केस में ही तो सब्सटेंशियल पीरियड वगैरह होता मेरा, परचेज तो सीधा गए पैसा दिया लिए, उसमें नहीं हुआ। प्रॉपर्टी विच इज पेबल एट 5% प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेज, अच्छा ये अलग है, परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय लोन इंटरेस्ट ऑन विच, इंटरेस्ट इतना इस पे, इसके प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स लगे हैं और डायरेक्ट लीगल कॉस्ट लगी है 1 लाख की और 2 लाख की, ये हमने देखा था प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होते हैं, लीगल कॉस्ट वगैरह होती है, वो सारी ऐड हो जाती हैं। तो अभी मैं इसके साथ में एक कैलकुलेशन बनाता जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरी परचेज प्राइस कितना हुआ, परचेज 30 लाख का, इसमें ऐड कर दूंगा मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स कितना था 1 लाख का, इसमें प्लस करूंगा मैं डायरेक्ट लीगल कॉस्ट कितनी, ये है मेरी 20,000 की। इसके बाद इन्होंने दिया है मुझे एक्स लिमिटेड रिवॉल्व दी बिल्डिंग इनटू रिटेल शॉप्स। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि जो बिल्डिंग परचेज की थी तो उसको रीडेवलप किया इन्होंने, तो मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट बन सकती है मेरी। देखते हैं आगे क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया। इनटू रिटेल शॉप, उसने बिल्डिंग से रिटेल शॉप में कन्वर्ट कर दिया उसको, और रेंट पे देने के लिए ऑपरेटिंग लीज पे, तो मतलब इंडेक्स 40 में ही आ रही है ये तो एसेट, उससे बाहर नहीं जा रही। टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, मतलब कि इंटरनली सीएफएस वाला केस भी नहीं बनेगा इसमें। एक्सपेंडिचर ऑन रीडेवलपमेंट वर्क, तो रीडेवलपमेंट करने पे कुछ एक्सपेंडिचर भी लगा, दिस और दिस। अगर कंस्ट्रक्शन पे मेरा कुछ भी एक्सपेंडिचर लगता है, यहाँ पे शॉप बनाने तक मेरा ये एक्सपेंडिचर लगना जरूरी था, इसीलिए लगा कि मैंने वो शॉप बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है। अगर ना करता तो ये वाला नहीं लगता, तो मतलब कि ये भी मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होगी, तो ये वाला भी पोर्शन मेरा ऐड होगा इसमें। प्लस प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग परमिशन कितने की लगी 2 लाख रुपीज की। इसको मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर कर दूं, हाँ, तो मेरी थोड़ा स्पेस हो गया नीचे। और 7 लाख का इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग कर की है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड होगी मेरी। इसके अंदर इंक्लूड है मेरा 40,000 का रिफंडेबल परचेज टैक्सेज। हमने देखा था कि जो रिफंडेबल होता है अगर वो ऐड होगा तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि मेरा नॉन रिफंडेबल वाले ही ऐड रहते हैं उसमें, जिसका रिफंड मिल जाएगा, मेरे को पता है कि रिफंड मिल जाएगा, आईटीसी वगैरह मिल जाएगा, तो उसको मैं कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाता, बट ये इसमें ऑलरेडी ऐड थे तो इसको लेस कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितने से ऐड करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम ऐड करेंगे 7 लाख माइनस 40,000,
कितना हो गया 6,60,000। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा 30, 31, 31, 32, 33, 33 और 6 39, 39,80,000 टोटल। आइए देखते हैं ये इन्होंने क्या कहा है, दी बिल्डिंग डज नॉट क्वालिफाई दी सब्सटेंशियल पीरियड। इन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल पीरियड उसने कवर ही नहीं किया, तो सब्सटेंशियल पीरियड कवर नहीं किया तो मेरा जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो कैपिटलाइज भी नहीं होगा, मतलब कि इसका एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, एसेट में ऐड नहीं होगा। फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर इंडेस 23 कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो उसकी कॉस्ट यही आएगी इसमें, उसको तो ऐड करेंगे नहीं 3980। तो आइए देखते हैं इसे इन्हें क्या आंसर दिया है 3980। ओके, आइए हमारे नोट्स पे चलते हैं। आपको अगर पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी जरूर करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं, और आपका अटेम्प्ट कौन सा ये भी जरूर वहां पे कमेंट करना। आप कमेंट नहीं करते हो। सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाला हो गया था हमारा पोर्शन। इसके बाद आते हैं हम एक्विजिशन ऑन डेफर्ड क्रेडिट, ये भी हमारा सेम टू सेम है। अभी तक जितने इनिशियल रिकॉग्निशन वाले हैं हमारे सेम है, इंडेक्स 16 और 38 में कवर करके आ चुके हैं जो कि हम, तो इसमें भी हम जो करेंगे अभी कवर, ये भी देखते हैं एक बार। इंडेक्स डेफर्ड क्रेडिट कौन सा होता था, मैं आइटम आज ले ली, पैसा उसको बाद में दूंगा, बाद में देता था, तो मैंने क्या किया था उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया था, प्रेजेंट वैल्यू पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो बाकी डिफरेंस होता है पोर्शन उसको एज ए इंटरेस्ट मानते हैं, और जितने टाइम पीरियड का डेफर्ड क्रेडिट होता है सब में हम डिवाइड कर देते हैं एज एक्सपेंस, उसको चार्ज कर देते हैं। तो ये लिखा है इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी मेड प्रेजेंट वैल्यू पे मार्केट रेट, और सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट ड्यू करते जाएंगे, मतलब कि जो हमारा आज प्रेजेंट वैल्यू पे लाए हैं उसको ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करते जाएंगे। हमने एक टेबल सी भी बना के देखी थी पहले, इंडेक्स 16 वगैरह के क्वेश्चन किए थे कुछ जब इलस्ट्रेशन, और पेमेंट इंस्टॉलमेंट की पे करते जाएंगे। तो आइए हम इसका इलस्ट्रेशन फोर्थ करके देखते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन फोर्थ, एक्स लिमिटेड ने परचेज की एक लैंड जिसकी कीमत है 1 करोड़। इट हैज ऑप्शन आइदर टू पे फुल अमाउंट, उसके पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो फुल अमाउंट को पे कर दे एट द टाइम ऑफ परचेज, और पे फॉर इट ओवर 2 ईयर्स, चाहे तो वो जिस दिन परचेज की उसी दिन 1 CR कंप्लीट अमाउंट पे कर दे, या फिर 2 ईयर्स के बाद वो पे करे 1 करोड़ 20 लाख। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा था उसको डेफर करने की वजह से 20 लाख का। अगर आज पे करता तो 1 करोड़ करता पे, और बाद में करेगा तो 1 करोड़ 20 लाख, मतलब सेम आइटम के लिए एक लैंड परचेज की थी उसी के लिए दोनों ही अमाउंट है। तो मतलब कि वो बाद में क्यों ज्यादा पे कर रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड हो गया उसके अंदर। तो जो 20 लाख ऐड हुआ है हम अपने बुक्स में क्या करेंगे 1 CR से तो लैंड को अपने रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इनिशियली रिकॉग्नाइज, और 20 लाख है उसको एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस करके 2 ईयर्स में चार्ज कर देंगे। तो ये लिखा होगा इन्होंने, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अंडर बोथ द पेमेंट मेथड। दी कॉस्ट 1 CR की सेकंड पेमेंट ऑप्शन होगा, तो उसमें 20 लाख का हम इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे ओवर द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। वही तो आओ हमारे नोट्स पे ही चलते हैं दोबारा से। इतने इजी एग्जांपल्स हैं, ये तो आप विदाउट लेक्चर देखे भी कर सकते हो। एक्सचेंज करते हैं अब अगर एसेट की, ये तो हम इतनी बार करके आ चुके हैं। इसके अंदर हमने देखे थे 2 केसेस से कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है एक केस में, एक में नहीं होता। सबसे पहले हमने देखा था कि कॉमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग होता क्या है। कॉमर्शियल सब्सटेंस उसे कहते हैं कि अगर मैं जो एक्सचेंज ऑफ एसेट, मतलब कि एक एसेट दे रहा हूं दूसरे एसेट ले रहा हूं, अगर इन दोनों के लेने देने से कुछ मेरा जो फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला उस पर इंपैक्ट आता है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है, तो उस केस में सिग्निफिकेंटली चेंज होता है अगर मेरा कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो, तो उस केस में मतलब कि मेरा कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल नूनू मुन्नू सा आ रहा है, तो उस केस में मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, तो उस केस में मेरा मतलब कि वहां पे कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में क्या करता था मैं, मेरे को पता है कि जिस एसेट से जा रहा हूं उतना ही वैल्यू की दूसरी एसेट सेम कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, तो जिस कैरिंग अमाउंट पे मेरी वो जाने वाली एसेट शो हो रही थी उस अमाउंट पे मैं आने वाली को शो कर देता हूँ अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट पे। तो उसमें मेरा ज्यादा झोल था ही नहीं। ज्यादा झोल कहां पे था, जहां पे मेरा कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जहां पे मेरा एसेट के एक्सचेंज से फ्यूचर कैश फ्लो में चेंज आ रहा है सिग्निफिकेंट,
मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही होगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जो आने वाली एसेट है उसकी वैल्यू देखते हैं, क्योंकि जाने वाली तो मैं अपनी जितनी अमाउंट पे मेरे बुक्स में शो हो रही थी उसी अमाउंट से मैं उसको डी रिकॉग्नाइज कर देता हूं, अपनी बुक से उसी बुक अमाउंट से हटा देता हूं, मतलब कैरिंग अमाउंट से उसको डी रिकॉग्नाइज कर देता हूं। आने वाली एसेट को किस अमाउंट पे लूंगा, अगर उसमें मैंने मल्टीपल केसेस देखे थे, जो आने वाली एसेट थी, अगर मेरे फेयर वैल्यू दी हुई है जाने वाली एसेट की भी और आने वाली एसेट की भी, तो उस केस में क्या करता था मैं, जो जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू है उसके ऊपर मैं आने वाली एसेट को रिकॉग्नाइज करता था। अगर मैं साथ में कुछ कैश भी पे कर रहा हूं तो जो गिवन एसेट की फेयर वैल्यू ली थी उसमें कैश भी ऐड कर देता हूं, और अगर मैंने कुछ कैश उससे रिसीव किया तो उस केस में कैश को लेस कर देता था, जो फेयर वैल्यू गिवन एसेट की थी उसमें से लेस कर दूंगा कैश रिसीव्ड। तो उस अमाउंट पे आने वाली एसेट को रिकॉग्नाइज करता हूं। आने वाली एसेट को किस पे रिकॉग्नाइज करता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट प्लस कैश पेड और माइनस कैश पेड रिसीव्ड। ओके, मतलब जाने वाली सेट तो मेरी डी रिकॉग्नाइज होगी कैरिंग अमाउंट से ही। और उसके बाद प्रॉफिट गेन का हमने देखा था, ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट भी देखा था हमने कि किस वजह से डिफरेंस आता है। अगर मान लो दोनों की फेयर वैल्यू दी नहीं हुई है, मतलब दोनों की नहीं दी हुई, गिवन की भी और टेकन की भी, तो उस केस में कैरिंग अमाउंट जिस अमाउंट से की एसेट मेरी जा रही है, जिस अमाउंट पे वो मेरी बुक्स में सो रही थी, आने वाली भी उसी अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर लूंगा। और अगर मेरी जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है और क्लियरली एविडेंट है, आने वाली की नहीं दी हुई, तो उस केस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मेरा जाने वाली एसेट की ही फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड और माइनस कैश रिसीव्ड। और अगर मेरी जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, या फिर दी हुई है क्लियरली एविडेंट नहीं है, आने वाली एसेट की दी हुई है फेयर वैल्यू और क्लियरली एविडेंट है, तो उस केस में आने वाली एसेट को मैं अपनी फेयर वैल्यू टेकन एसेट पे ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा, उसमें कैश पेड और कैश रिसीव्ड माइनस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आने वाली एसेट की वही वैल्यू है जितनी की उसकी फेयर वैल्यू थी। तो ये हमने देखा था। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 5 ऐसे स्टडी मैट पे आइए, एग्जांपल 5। हाँ जी, सन लिमिटेड ने एक्वायर किया एक बिल्डिंग एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस। उसने एक बिल्डिंग ली है, एक्सचेंज में दिया वेयर हाउस, जिसकी फेयर वैल्यू है 5 लाख, और पेमेंट की उसने साथ में कैश की भी। दी फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रिसीव। तो इसमें इनकी गिवन एसेट कौन सी है, इसने ये तो टेकन एसेट है, टेकन, और ये वाली वेयर हाउस है इसकी गिवन एसेट। गिवन एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है इसने, ठीक है। अगर इसने कुछ नहीं दिया कि क्लियरली एविडेंट नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे क्लियरली एविडेंट है। उसने 5 लाख दी है और उस साथ में पेमेंट भी की है कैश की। अगर कैश पे करते हैं तो आने वाली एसेट को किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट प्लस कैश पेड। दी फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी। रिसीव की है उसने 8 लाख की बिल्डिंग, गई है मेरी 5 लाख की जो फेयर वैल्यू पे है। इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, ये मतलब कि टेकन एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है। टेकन एसेट की फेयर वैल्यू अगर गिवन एसेट की क्लियरली एविडेंट है, तो मेरे टेकन एसेट की फेयर वैल्यू कहीं काम नहीं आती है। दी गई कंपनी डिसाइडेड टू कीप दैट बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पज। इसने रेंटल पर्पज के लिए रखने की सोचा इस बिल्डिंग को, हमने तो पर्पज ही देखना था। और ये यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल हो जाता है इंडेस, यहाँ पे इंडेस 40 अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दी बिल्डिंग इज एक्वायर्ड विद द पर्पज टू अर्न रेंटल का पर्पज है, ठीक है, इंडेस 40 ही है। हेंस इट इज अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है जी। यही मॉनेटरी मतलब कि हमने एक उससे बिल्डिंग ली थी, वेयर हाउस दिया, मतलब ये तो कैश का हो गया, और ये नॉन मॉनेटरी वेयर हाउस, जो कैश पे किया था हमने वो तो मॉनेटरी, जो वेयर हाउस दिया वो ये वाला होगा। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन्होंने क्या किया है, वही जाने वाली एसेट की हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग आई, टेकन एसेट, किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज की, 5 लाख, किसकी थी, मेरी जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, ये 2 लाख कैश पेड। तो इन्होंने क्या किया 7 लाख पे, और 2 कैश, हम जो गया मेरा क्या क्या गया मेरी बुक से 5 लाख और ये 2 लाख। इसकी इसकी क्या मतलब कि कैरिंग अमाउंट नहीं दी होगी आई थिंक, तो इस वजह से हमें इसकी यहाँ पे कैरिंग अमाउंट नहीं दी हुई, अदरवाइज तो हम कैरिंग अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी बुक से। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दी नहीं हुई थी, तो हम ये मानते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू ही मेरी इसकी कैरिंग अमाउंट है, तो उसको उसी अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज कर दिया फेयर वैल्यू पे ही। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द एसेट्स गिवन अप एंड एक्वायर्ड इज मेंशन, ये वही उन्होंने ज्ञान दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने शायद कुछ और भी चेंज किया है, आगे देखते हैं। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द गिवन एसेट टेकन इज मेंशन, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट गुड इन दिस केस, ठीक है। हाउएवर इफ द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट, इन्होंने कहा कि अगर टेकन एसेट की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड इज कंसीडर्ड, तो आने वाली एसेट की एक्वायर कंसीडर करेंगे। आने वाली कितने में आई थी मेरी
अगर मैं एंट्री बनाऊँ इसकी, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? मैंने ली थी उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी? मैं यहाँ पे बिल्डिंग लिख देता हूँ, बिल्डिंग ली थी इससे, बिल्डिंग को डेबिट करूंगा कितने अमाउंट से? फेयर वैल्यू आने वाली एसेट की थी। ये कह रहे हैं कि आने वाले की क्लियरली एविडेंट है, जाने वाले की नहीं है, बल्कि ये मेरी 8 लाख पे आएगी, और जाने वाली कितने पे गई थी मेरी? टू वेयर हाउस, कितने पे गया? यहाँ पे जाने वाले सेट की वैल्यू थी 5 लाख। टू साथ में मेरा क्या गया? कैश भी गया, कितना? 2 लाख। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया? गेन हो गया फिर, क्योंकि आई मेरे पास 8 लाख की, गई मेरी 7 लाख की, मतलब कि मेरा फायदा हो गया, 1 लाख फालतू आया मेरे पास। टू गेन ऑन एक्सचेंज, कितना? 1 लाख का, ये इन्होंने एंट्री की होगी। टू गेन ऑन सेल, ठीक है जी। अच्छा वो पीपी था ना, पीपी था ये। हाँ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, जाने वाली मेरी पीपी थी, इसको पीपी कर लो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अच्छा वेयर हाउस ही मेंशन किया ना हमने, हाँ ठीक, ठीक है फिर तो। अब वेयर हाउस में मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे पीपी वगैरह भी लिख सकते हो, जो भी है। आओ हम नोट्स पे ही चलते हैं दोबारा से। अभी हमारा इसके बाद ज़्यादा नहीं रहा है, काफ़ी थोड़ा ही रह चुका है हमारा पोर्शन, तो इसमें कवर कर ही देते हैं। तो हमने अभी तक केस देख लिए सारे कि मैं खुद ओनर था। अब मैंने अगर उसको इनिशियल रिकॉग्निशन इन दी बुक्स ऑफ एज्यूम्ड ओनर, अगर मैं उसका एज्यूम्ड ओनर हूं तो अपनी बुक्स में किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करता हूं? ये कौन बताता है? ये मेरा इंडेक्स 116 बताएगा, इंडेक्स 40 नहीं बताता। उसको किस पे रिकॉग्नाइज है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, जो लीज लाइबिलिटी मेरी बनती है, जितनी जितनी उसको लीज देना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा आज की, उस अमाउंट पे मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ अपनी बुक्स में। इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ जून इन केस फ्रेंच लीज, फ्रेंच लीज के केस में बात हो रही है ये। तो उस केस में मैं जून ओनर बन जाता हूँ, मैं अपनी बुक्स में किस अमाउंट पर रिकॉग्नाइज, ये 116 बताएगा। बट यहाँ पे मैंने आपको एक बार दे दिया ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ये तो हमारी बात हुई थी कि स्टार्टिंग में अगर खर्चा करके कुछ लेके आए हैं तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर उसके बाद भी कुछ खर्चे होते हैं मेरे तो उस केस में कैसे डील करेंगे। उस केस में मैं बता देता हूं कि अगर आपके डे टू डे सर्विसिंग के लिए कुछ हो रहे हैं, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हो रहे हैं, तो उस केस में तो उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज कर दोगे, नथिंग, उसमें कोई ज्यादा टेंशन मत लो। रिटर्न ऑफ इन पीएडएल अकाउंट इन द सेम ईयर इन विच इट इज इंकर्ड बिकॉज दीज आर इंकर्ड टू मेंटेन नॉर्मल परफॉर्मेंस, वो नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। ये हमने इंडेक्स 16 में भी देखा था, इंडेक्स 38 में भी देखा था, सेम है ये रिप्लेसमेंट और एडिशन वाला। अगर मान लो कोई पार्ट को एडिशन कर देता हूं जिससे कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उस केस में क्या होगा? अगर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उस केस के अंदर मैं जो जाने वाली एसेट है उसके दो पोर्शन होंगे। आने वाली एसेट की जो कैरिंग अमाउंट, जिस अमाउंट पे आ रही है, जितना खर्चा कर रहा हूं, उसको ऐड कर दूंगा उसकी कॉस्ट में जो मेरी पुरानी एसेट थी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अपनी एक हाउस था मेरा, हाउस के अंदर मेरे को एक लिफ्ट लगवानी थी, मैंने लिफ्ट उसके अंदर लगवा दी, मेरे पहले लिफ्ट नहीं थी, या फिर एक पुरानी थी, खटारा लिफ्ट थी, घटिया क्वालिटी की लिफ्ट थी, थर्ड क्लास लिफ्ट थी, सी कैटेगरी लिफ्ट थी। मैंने उसको रिमूव करके बढ़िया आज के टेक्नोलॉजी से युक्त बढ़िया लिफ्ट लगवाई है मैंने, उसके अंदर प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब है। तो मैंने वो लिफ्ट लगवा दी है, उसकी वैल्यू आई मेरी 10 लाख की। जो जाने वाली थी उसकी वैल्यू मेरे बुक्स में थी सिर्फ 1 लाख रुपीज की, मेरी बुक्स में 1 लाख पे सो रही थी। तो उसको क्या करूंगा, मेरी जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, जो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? बिल्डिंग की कॉस्ट जो पहले से मेरी बुक्स में सो रही है प्लस 10 लैक्स, 10 लैक्स माइनस कर दूंगा 1 लाख। 1 लाख क्या होगा मेरा? जाने वाली एसेट की कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट जो मेरी जा रही है, जिसको रिप्लेस कर रहा हूं, और ये परचेज प्राइस ऑफ न्यू एसेट, परचेज प्राइस ऑफ न्यू एसेट। और अगर ये केस ना होता, मान लो मैं ऐसा कुछ एसेट है कि जिसका मेरे को ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि जो जाने वाली सेट है उसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता कि मेरी बुक्स में क्या सो रही है, क्योंकि मैं एक इंटीग्रल टोटल शो कर रहा था अपनी बुक्स में एक बिल्डिंग को, उसके अंदर मेरे को नहीं पता लिफ्ट मेरी कितने अमाउंट पे कैरी कर रही है। तो उस केस में क्या करूंगा? उस केस में मैं, मेरे को नहीं पता कि 1 लाख की कैरी कर रही है, पहले केस में मेरे को पता था कि 1 लाख की कैरी हो रही है मेरी बुक्स में, मतलब 1 लाख की शो हो रही है, तो उसमें तो मैंने ये कर दिया था केस। अब सेकंड केस मेरा है जिसमें मेरे को पता नहीं है कि मेरी बुक्स में कितने अमाउंट से शो हो रही है, आने वाली तो मेरी 10 लाख की ही आई है,
तो उसको तो मैं ऐड कर दूंगा 10 लाख पे, माइनस क्या करूंगा, अब मेरे को उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं पता, कैरिंग अमाउंट पता होती तो मैं माइनस कैरिंग अमाउंट कर देता, कैरिंग अमाउंट नहीं पता, बट हाँ लिफ्ट थी मेरे पास तो मैंने किसी को वैसे ही बेच दी, कबाड़ में बेच दी, स्क्रैप में बेच दी, या फिर किसी को वैसे ही सेल कर दी, और मेरे को मान लो उससे कितने 50,000 रुपीज मिले, तो उसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी इतने अमाउंट पे शो होगी फिर। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो मेरा कंपोनेंट की जो लिफ्ट था, मेरे एक बिल्डिंग का कंपोनेंट था, उसकी मेरे को कैरिंग अमाउंट पता थी कि मेरी बुक्स में किस अमाउंट पे कैरी कर रही है, तो उस केस में तो मैंने ये वाला पोर्शन कर दिया। और जिसमें मेरे को नहीं पता था, मतलब इंटीग्रल पार्ट था और पता भी नहीं लगा सकता था, तो उस केस में मैंने उससे जितना पैसा रिकवर हुआ उसको माइनस कर दिया। तो यही दिया हुआ इन्होंने, इट कैन बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट, इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं बिकॉज सच एक्सपेंडिचर, ये इंक्रीज कर देता है प्रॉपर्टी की वैल्यू को, इसलिए एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन इंटीरियर्स, जैसे कि इंटीरियर्स वगैरह बनवाते हैं हम, फर्नीचर वगैरह की फिटिंग्स वगैरह करवाते हैं, फिक्सचर्स वगैरह करवाते हैं, वॉल्स करवाते हैं इंटीरियर्स की, तो काफ़ी उस पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर लिफ्ट लगवाई है मैंने कोई नई, रिप्लेसमेंट करवा दिया वॉल्स थी मेरी, वो तोड़वा के दोबारा से बनवा दी, या उसके ऊपर काफ़ी मतलब मेरा काफ़ी भारी भारी खर्चे हो चुके हैं। जैसे कि मेरी पहले मकान बिकता तो 5 लाख का बिकता, आज बिकेगा तो ज़्यादा का बिकेगा। आप सीधा सा यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि वो रिप्लेसमेंट है या एक डे टू डे सर्विसिंग। डे टू डे सर्विसिंग जैसे कि मैं आज मेरा फैन लगा हुआ था, फैन चलना बंद हो गया क्योंकि अंदर वायरिंग में शॉर्ट हो गया था, मैंने वायरिंग सही करवा दी, वो कैपिटलाइज थोड़े करते फिरोगे उसको। मेरा एक नल था, नल पानी देना बंद कर दिया, मैंने उसको जाके चेक किया तो उसके अंदर पता लगा एक चूहा मरा हुआ था। अब उस चूहे को निकलवाया तो उसको कैपिटलाइज करें? नहीं, उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, वो डे टू डे सर्विसिंग के लिए है, उसको आप P&L में चार्ज कर दोगे। जिससे मेरे को पता है कि हाँ मैंने एक नई लिफ्ट लगवाई, मैंने इंटीरियर्स बनवाया नया, मैंने न्यू फर्नीचर लगवाया उसमें, नए फिक्सचर्स बनवाए उसमें, लिफ्ट लगवाई, फ्लोर वगैरह लगवाया। मेरा फ्लोर नहीं था पहले, पहले मैं कच्चे मकान में रहता था, अब मैंने फ्लोर लगवा दिया। मेरे पहले घटिया वाला फ्लोर था, बढ़िया वाला लगवा दिया तुड़वा के। तो वो सारे बड़े बड़े खर्चे हैं, उससे मेरी वैल्यू बढ़ जाती है मकान की, मकान महंगा बिकता है तो उसको ऐड कर देंगे हम। और लेस क्या होगा अगर कैरिंग अमाउंट पता है मेरे को जाने वाली की तो कैरिंग अमाउंट, अदरवाइज मेरे को उसकी स्क्रैप। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? जो रिवाइड कैरिंग अमाउंट आएगी, मतलब प्लस परचेज जो नहीं की थी माइनस जो हमने वो किया था उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगना चार्ज हो जाएगा। ये हमने देखा ही था जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन वाला करवाया था इंडेक्स 16 और 38 के टाइम पे, कि कैरिंग अमाउंट और रिवाइड कैरिंग अमाउंट और रिवैल्यूड अमाउंट कुछ भी हो सकता था। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, रिवाइड कैरिंग अमाउंट क्या होगी? एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट प्लस एक्सपेंडिचर किया न्यू एसेट पे माइनस कर देंगे स्क्रैप। ये किस केस में? इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि जिस केस में मेरे को उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं पता है, मतलब इंटीग्रल इतना पार्ट है कि मैं उसकी कैरिंग अमाउंट पता ही नहीं लगा सकता। जैसे मैं आपको आत्मा और उसका एग्जाम्पल दिया था कि वो एक इंटीग्रल पार्ट था हमारे बॉडी का, वैसे ही कोई ऐसा पार्ट है मेरी लैंड एंड बिल्डिंग का कि उसको मैं सेपरेटली उसकी कैरिंग अमाउंट पता ही नहीं है मेरे को। तो उस केस में क्या करूंगा? उस केस में तो यही करूंगा जिसमें मेरे को पता है, उस केस में मैं उसको कैरिंग अमाउंट लेस कर दूंगा कंपोनेंट की। ये वाला पोर्शन मेरा डिफरेंट है बस, इसमें सिर्फ रिकॉग्निशन हो रहा है, डी रिकॉग्निशन हो ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को पता नहीं है ओल्ड एसेट का क्या अमाउंट है, तो जितना रिलाइज करके दे रहा है उसको रिलाइज कर रहा हूँ बस। इसमें दोनों हो रहे हैं मेरे डिफरेंस। जो मेरा कैरिंग अमाउंट ओल्ड कंपोनेंट का है और कैश रिसीव हुआ है उसका डिफरेंस होता है मेरा, वो P&L में चार्ज हो जाएगा। इस केस में तो मेरे को पता है ना कैरिंग अमाउंट ओल्ड कंपोनेंट की, उसमें तो पता ही नहीं थी, इसमें पता है मेरे को। इसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, जितना उससे जैसे मान लो मैंने अपनी बुक से तो डी रिकॉग्नाइज सारा कर दिया था, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा मतलब कैश टू जो डी रिकॉग्नाइज हुआ था पोर्शन, उसका जो डिफरेंस होगा उसको मैं P&L में चार्ज कर दूंगा। जस्ट सिंपल। इलस्ट्रेशन पे आओ, फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पर पहुंच जाओ भैया। इसमें क्या दिया है इन्होंने? दिया एक्स लिमिटेड ओन करता है एक बिल्डिंग विच इज यूज टू अर्न रेंटल, मतलब कि एक बिल्डिंग ओन की है जिसने रेंटल्स को अर्न करने के लिए। तो इस केस में क्या है? इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दी बिल्डिंग हैज ए कैरिंग अमाउंट, उसकी कैरिंग अमाउंट है 50 लाख की। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिप्लेस करता है उसका इंटीरियर वॉल्स को बिल्डिंग का, और कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल्स की है 5 लाख रुपीज। तो इसकी कितनी होगी? हमने क्या देखा था कि इन्होंने पूछा होगा इसको अबव कॉस्ट पे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे काउंट करेंगे। पहले ओल्ड बिल्डिंग थी मेरी 50 लाख की,
ओल्ड की मतलब कि बिल्डिंग की कॉस्ट थी, ओल्ड वगैरह नहीं है, ये बिल्डिंग की कॉस्ट है मेरी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्लस कर दिया इन्होंने, एक एक्सपेंस किया इंटीरियर वॉल्स का, प्लस इंटीरियर वॉल्स की कॉस्ट कर देंगे इसमें। इंटीरियर वॉल्स कितने पे, 5 लाख पे, 5 लाख पे इंटीरियर वॉल्स की होगी। ओरिजिनल वॉल्स की कैरिंग अमाउंट है इतनी। ओरिजिनल वॉल्स की वैसे तो अगर हम इसकी कैरिंग अमाउंट ना पता होती तो स्क्रैप में तो कुछ मिलता ही नहीं इसका, क्योंकि वो तोड़ दिया है मैंने, बाहर 500-400 में उठवा दिया होगा सारा वो कबाड़ा, बल्कि उसकी तो मेरी लेबर ही ज़्यादा लग जाती है उठाने की। तो इसमें तो उस केस में तो लेस नहीं होता, बट यहाँ पे मेरे को कैरिंग अमाउंट दी हुई है, ओरिजिनल वॉल्स थी जो जो तोड़ी है मैंने, तो उसको कैरिंग अमाउंट को माइनस कर दूंगा यहाँ से, कितने में, 1 लाख में। 1 लाख कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड वॉल्स, तो कितने पे शो होगा मेरा, 50 प्लस 5, 55 माइनस 54, तो 54 लाख पे मेरी ये बुक्स में ये शो हो जाएगा, ये देखो। तो आइए हमारे नोट्स पे चलते हैं दोबारा से। आप सब अच्छे से पढ़ना शुरू करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने दोस्तों को शेयर करो, अकेले अकेले लेक्चर नहीं देखते, दोस्तों को भी शेयर करते हैं, आपको ज्यादा नंबर देगा भगवान, कर भला हो भला। मेजरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेजर कैसे होगा, अभी तक तो बातें कर रहे थे हम कि ये एक्सपेंडिचर कर दिया, वो एक्सपेंडिचर कर दिया, हमने इंडेक्स 16 में भी देखा था, इंडेक्स 38 में देखा था, हमारा ज्यादा डिफरेंस था नहीं, वहां पे दोनों पे कॉस्ट मॉडल भी लग रहा था, रिवैल्यूएशन मॉडल भी लग रहा था, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन में तो सिर्फ कॉस्ट ही था, कॉस्ट पे ही हो रहा था, यहाँ पे तो कॉस्ट है ही, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी, मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल लग ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी रिपोर्टेड अंडर कॉस्ट मॉडल ओनली, चाहे पहले खर्चा क्या हो इनिशियल, चाहे सब्सिक्वेंट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल आएगा ही नहीं, बस यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसको तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फेयर वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड इन नोट्स टू अकाउंट्स, जो हाँ इसमें क्या है कि हमने इंडेक्स 16 और 38 में देखा था कि रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है या नहीं करना, वो मैनेजमेंट के ऊपर था, अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल ना अप्लाई करके कॉस्ट मॉडल करता है तो उसके बाद उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि फेयर वैल्यू पे उनको अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना होगा कि उसकी एसेट की क्या फेयर वैल्यू है अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। बट यहाँ पे इंडेक्स 40 में आपको ये देखने को मिला है कि आप कॉस्ट मॉडल तो जरूर कह रहे हो, बट उसकी फेयर वैल्यू आपको मेंशन करनी होगी अपनी बुक्स में, बुक्स में कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करनी होगी, जो फाइनेंशियल्स में नोट्स टू अकाउंट्स वाला एरिया होता है उसके अंदर शो करनी होगी कि आपकी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। और सच फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर्स आर, ये मतलब एनकरेज करता है ऐसे ही, मतलब ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है एक, अगर आपके पास फेयर वैल्यू उसका दे नहीं रहे हो तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कि इसकी फेयर वैल्यू क्यों नहीं दे पा रहे हो आप। तो यही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डेप्रिसिएटेड, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको डेप्रिसिएट भी करे कोई, बट लैंड को डेप्रिसिएट मत करना, मैंने आपको पहले ही बताया था इसे प्रीवियस लेक्चर में, इम्पेयर भी हो जाएगी ये, हम देखेंगे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है मार्केट में और कैरिंग अमाउंट कितनी सो रही है मेरी बुक्स में, अगर जो उसकी फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज वगैरह दोनों में से जो हायर होता था उसका रिकवरेबल अमाउंट बनता था, रिकवरेबल अमाउंट अगर मेरा कैरिंग अमाउंट से कम है तो उस केस में मैं इम्पेयर कर देता हूँ उसको, ये हम इम्पेयरमेंट वाले इंडेक्स में अच्छे से देखेंगे, इंडेक्स 36 में। तो आइए आगे चलते हैं, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर क्या है, जैसे आप आर्टिकल्स में ट्रांसफर मारते हो एक फर्म से दूसरी फर्म में, ऐसे ही ये एसेट्स भी ट्रांसफर करती हैं एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में, दूसरे इंडेक्स से तीसरे इंडेक्स में, ऐसे ऐसे ट्रांसफर करती रहती हैं। तो इसको ट्रांसफर करते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबल है हमारा इंडेक्स 40 से, किस किस इंडेक्स से लिंक हो सकता है, जैसे इंडेक्स 40 में क्या था, हमारा पर्पस था कि रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन, अब मेरा मन बन गया कि नहीं इसको अपने धंधे के लिए यूज करूंगा, तो इंडेक्स 16 में ट्रांसफर हो गया, इंडेक्स 16 में मेरा पहले धंधे के लिए यूज हो रहा था, बाद में सोचा कि इसको कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए, तो मेरा इंडेक्स 40 में ट्रांसफर हो गया। अब मैं अपना रेंटल वगैरह के लिए था तो मैंने सोचा कि नहीं ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं अपना धंधा ही है इसका, तो मतलब कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी और थी उसको मैंने रखा हुआ था इसलिए कि मैं उसको रेंटल वगैरह के लिए पर्पस से रखा हुआ था, बाकी मेरा एक धंधा भी था कि एसेट को बेचता था, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को बेचता था, बिल्डिंग्स को बेचता था, मेरा धंधा था। तो मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को उठा के अपने धंधे में लगा दिया कि हाँ तू भी बेच, या फिर धंधे से उठा के एक अपने लिए रख ली कि नहीं इसको मैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखूंगा या फिर अपने रेंटल पर्पस के लिए रखूंगा। तो मतलब
इंडेक्स का 40 से 16, 16 से 40, 40 से 2, 2 से 40, कुछ भी हो सकता है। 40, 16, 16, 40, 42, 2, 40 an entity shall transfer a property to one from investment property when and only when there is a change in use। ये कब करोगे आप? जब आपका चेंज इन यूज हो जाएगा। इसमें इंटेंशन नहीं देखोगे आप, इसके अंदर आप देखोगे कि क्या उसकी कुछ गतिविधियां हो रही हैं। आपको उसका एक एविडेंस देखना होगा। जैसे कि आप कि एक एसेट थी, पहले बिजनेस के लिए यूज हो रही थी, बट आपने अब बिजनेस के लिए यूज करना बंद कर दिया, आपने उसको रेंटल पर्पस पे रेंट पे दे दिया किसी को। आप रेंट पे दे देते हो तब इंडेक्स 40 लगाओगे। इसमें हम एविडेंस देखेंगे कि क्या वो एविडेंस सही में मतलब इंडेक्स 16 से हट के इंडेक्स 40 में आ गया है। यस, वो देखेंगे। चेंज इन यूज मतलब यूज में चेंज हो चुका, उसका यूज चेंज हो चुका है। व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज ए चेंज इन यूज। चेंज इन इंटेंशन नहीं। यहां पे एक काम करो, आप यहां पे एक लिखो, मेरे को पता आप गलती करोगे। चेंज इन इंटेंशन लिख के इसके ऊपर एक काफी बड़ा सा ऐसे कट लगा दो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि इन केस ओनली चेंज इन मैनेजमेंट का इंटेंशन फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी नो ट्रांसफर, हमने लिखा ही ऑलरेडी नो टेंशन। और ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये किस अमाउंट पे जाते हैं, ये हमारा जो बुक्स में शो हो रही है ओल्ड एसेट इंडेक्स के अंदर। जैसे इंडेक्स 40 में जो अमाउंट पे मेरी बुक्स में शो हो रही है उसी अमाउंट पे मेरा ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे इंडेक्स में। मतलब कि कैरिंग अमाउंट पे ही ट्रांसफर होता है मेरा दूसरे इंडेक्स में, या फिर दूसरे इंडेक्स से इसमें आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एज पर न्यू इंडेक्स मेरी उसका ट्रीटमेंट चलेगा आगे। अब ये तो हमने देख लिया कि सर ऐसे ऐसे होता है, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या जनरल एंट्री वगैरह क्या होगी पास। इसमें देखो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी। हम जो पहले एसेट अपना एसेट शो करते हैं पीपी हेड में के नीचे कर रहे थे, अब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो करने लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रहे थे तो हम इन्वेंट्री में शो करने लग जाएंगे। जो जैसे जैसे मतलब चेंज होगा हमारा वो बस हेड जो फाइनेंशियल्स में शो होता था उसका वो चेंज हो जाएगा बस ऊपर वाला। अदरवाइज और एंट्री वगैरह कुछ नहीं होती इसमें। नो जनरल एंट्री इन द बुक्स फॉर सच ट्रांसफर बट डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा उसका। शैल बी अपडेटेड ओनली अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट। हेडिंग के अंदर डिस्क्लोजर चला जाएगा कि हाँ पहले उसमें थी, इसमें आ गई, अब इसमें आ गई। ट्रांसफर फ्रॉम इंडेक्स टू अदर कैरिंग अमाउंट पे होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसफर मेजरमेंट विल बी एज न्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे आफ्टर ट्रांसफर। भाई जब तू चली ही गई उसके पास, मेरे पास से तू चली गई, मेरे से क्यों पूछ रही है कुछ भी? मैं तेरे को कुछ नहीं बताने वाला। तेरा ब्रेकअप हो चुका है मेरा तेरा। जिस इंडेक्स के पास तू गई है उससे पूछना कि क्या करना है, मेरे पास क्यों आ रही है फिर। यही यहां पे लिखा हुआ है। तो इसका आइए देखते हैं हम। एक हमने कुछ दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दी हुई है। इलस्ट्रेशन फिफ्थ पर पहुंच जाइए सभी सज्जन लोग इलस्ट्रेशन फिफ्थ पे पहुंच जाइए। सज्जनों और दुर्जनों सभी इलस्ट्रेशन फिफ्थ पे पहुंचिए। दुर्जन सिंह मून लिमिटेड हैज परचेज ए बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल को उसने एक बिल्डिंग परचेज की है एट ए कॉस्ट 10 मिलियन की। द बिल्डिंग वाज यूज्ड एज ए फैक्ट्री बाय द मून लिमिटेड। मून लिमिटेड ने उसको फैक्ट्री के लिए यूज किया। वाज मेजर्ड अंडर कॉस्ट मॉडल लगा इसके अंदर। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड। तो हमने जैसे सबसे पहले लिखते हैं ये फैक्ट्री के लिए यूज कर रहा था मतलब प्रोडक्शन में, तो कौन सा इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 में कवर हो रही है मेरी कौन सा पीपी। इसके बाद इन्होंने बोला कि कॉस्ट मॉडल लगा उसके ऊपर, कॉस्ट मॉडल लगा है, ठीक है जी। इसके बाद द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है जी। ड्यू टू डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दी कंपनी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है तो इसलिए उनको फैक्ट्री की जरूरत नहीं है एनी मोर। एंड हैज रेंटेड, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया थर्ड पार्टी को। मतलब कि पहले इंडेक्स 60 में थी, अब चेंज इन यूज हो चुका है। इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, चेंज इन यूज की बात हो रही है कि अब उन्होंने रेंट पे दे दी है। वो सिर्फ सोच नहीं रहे, रेंट पे दे चुके हैं। वो जा चुकी है, वो जा चुकी है इंडेक्स 16। अब वो तेरे से नहीं पूछेगी कुछ, अब वो इंडेक्स 40 से पूछेगी। तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आ गया? यहाँ पे रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू ए थर्ड पार्टी, इंडेक्स 40 फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से इसने परचेज की थी 1 अप्रैल को। ऑन दिस डेट दी फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। मून लिमिटेड यूज कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ दी
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए तो आपको कॉस्ट मॉडल ही लगाना पड़ेगा। डिटरमाइन दी वैल्यू, ये क्या ज्ञान दे रहा है हमें, ज्ञान दे रहा है बेफालतू का एक्स्ट्रा। डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन रिक्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें डिटरमाइन करो वैल्यू क्या है बिल्डिंग की ऑन रिक्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू रहेगी इसमें। हमारी वैल्यू थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 मिलियन। हाँ जी, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ हमें पता 10 ईयर्स। तो इसके अंदर हम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना लगेगा, 10 मिलियन है बाय में 10 ईयर मल्टीप्लाई, कितने ईयर्स तक यूज की हमने, इसका चेक कब हुआ था चेंज इंटेंशन, 1 अप्रैल 2005 तक। मतलब कि हमने कितने टाइम तक यूज की, 1 2 2 3 3 4 4 5, मतलब 4 ईयर्स तक हमने यूज की है उसको। तो 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कितना, 4 मिलियन, 4 मिलियन यहाँ 4 मिलियन 4 मिलियन मेरा डेप्रिसिएशन, तो कितना हो गया, 6 मिलियन मेरी उसकी कैरिंग अमाउंट होगी बुक्स में। और उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी मेरी बुक्स में, 8 मिलियन की। अब 8 मिलियन उसका मैं इंपेयरमेंट भी देखूंगा, 6 मिलियन से रिकवर तो ज्यादा ही कर पा रहा हूं, 8 मिलियन रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है मेरी, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज विच एवरेज हायर। यहाँ पे वैल्यू इन यूज तो पता नहीं है मेरे को, फेयर वैल्यू पता है, फेयर वैल्यू कितनी, 8 मिलियन, और यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितनी, 6 मिलियन। उससे तो ज्यादा ही रिकवर कर सकता हूँ, तो मैं 6 मिलियन पे जो हो रही है सो सही हो रही है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है मेरा, 6 मिलियन पे ही सो होगा, और इसी अमाउंट में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा इसमें इंडेस 60 में, इंडेस 40 में। ठीक है, आइए देखते हैं इसे इन्हें क्या आंसर दिया है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 4 ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, ये 6 मिलियन पे ट्रांसफर हो गया, देखो। ठीक है जी, आइए नोट्स पे चलो। सोने वाले सभी बच्चे जाग जाएं, हम हमारा इंडेस 40 आखिरी सांसें लेता हुआ, अब ये 5 to 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। डी रिकॉग्निशन ये वाला सेम टू सेम है हमारा, सेम टू सेम इंडेक्स 16 में भी करके आए थे, इंडेक्स 38 में भी किया था। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। किस कब करेंगे डी रिकॉग्नाइज, जब उसका डिस्पोजल हो जाएगा। डिस्पोजल मतलब कि सेल कर देते हैं उसको, फाइनेंस लीज पे दे देते हैं, या फिर डोनेशन पे दे देते हैं किसी को, या फिर उसका कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं एक्सपेक्ट है मेरे को कि होगा, उससे यूज करूंगा तब भी नहीं होगा, डिस्पोज करूंगा तब भी नहीं होगा। मतलब कि डिस्पोज मतलब कि उसको बेच दूंगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई उसको फाइनेंस लीज पे लेगा, डोनेशन पे भी लेने को तैयार नहीं है उसको, तो कोई क्या ही उखाड़ लूंगा इससे मैं, गेन और लॉस। तो उस केस में क्या करूंगा, डी रिकॉग्नाइज कर देता हूँ। गेन लॉस क्या होगा मेरा, जितना आएगा मेरे पास पैसा और जितने की मेरी बुक्स में शो हो रही थी वो गेन लॉस होगा। गेन लॉस कहाँ जाएगा, मेरा P&L में चार्ज हो जाएगा। और एक तो मेरा ये था कि ओनर ऑक्यूपाइड, मतलब कि मैं ही उसका ओनर था, और एक केस था कि मैंने फाइनेंस लीज पे लिए अगर कोई ऐसे, नहीं ये तो मैंने क्या था, उसको बेच दिया था, बेच दिया था पैसा लेके, या फिर उसको फाइनेंस लीज पे दिया या डोनेशन पे दिया किसी भी तरीके से, तो वो था केस। एक मैंने किसी को फाइनेंस लीज पे दे दिया तब भी मेरी बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो किस तरीके से डी रिकॉग्नाइज होगी वो बता रहा हूँ। उसमें एंट्री क्या होगी, डी रिकॉग्नाइज तो मेरी कैरिंग अमाउंट पे हुई है, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और एंट्री क्या होगी, जो मेरे को रिसीव होगा, एक एसेट भी जनरेट होगी मेरी बुक से जा रही है एक एसेट, तो एक एसेट जनरेट भी हो रही है, कौन सी, लीज रिसीवेबल्स, मतलब कि उससे जो लीज मिलेगा वो ये फेयर वैल्यू पे होगा। इसकी डिटेल में अकाउंटिंग हम इंडेक्स 116 में देख के आएंगे कि क्या होगी। और एक होता है मेरे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर मेरा कौन सा जाएगा, जो डिफरेंस होगा इसका और इसका, वो चाहे तो लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है, मेरा जो भी होगा वो देखा जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी करेगा। तो आइए एग्जाम्पल 6 कर लेते हैं इसका, फिर हमारा ये इंडेक्स एग्जाम्पल 6 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 6। सन लिमिटेड एक एस्ट्रोनॉटिक्स कंपनी है, उसके पास बिल्डिंग है विच इज गिवन ऑन एन ऑपरेटिंग लीज, द बुक वैल्यू ऑफ सच बिल्डिंग इन द बुक्स। एक और एरोनॉटिक्स की कंपनी है, उसके पास एक बिल्डिंग है जो कि ऑपरेटिंग लीज पर दी हुई है, ठीक है।
दी बुक वैल्यू ऑफ सच बिल्डिंग, उसकी बुक वैल्यू है 2 लाख की, उसकी बुक वैल्यू है 2 लाख की और उसने ऑपरेटिंग लीज पे दी है सन लिमिटेड ने। ठीक है जी, आगे क्या डिटेल दे रखी है। प्लूटो लिमिटेड ने ऑफर किया उसको बाई करने के लिए 4 लाख का। ठीक है जी, तो ये क्या करेंगे, बैंक टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो ऑपरेटिंग लीज वाला तो इन्होंने घुमाने के लिए दिया था, एक्चुअली कुछ था ही नहीं वो, इन्होंने साफ दे रखा है ये चीज की ना। इसकी बुक वैल्यू काम की है मेरी, मतलब कैरिंग अमाउंट 2 लाख की है और उसको दे रहे हैं कितने में, प्लूटो लिमिटेड को 4 लाख में। उसने बाइक 4 लाख की देने की सोची है, तो उसमें क्या एंट्री हुई, पैसा आएगा 4 लाख, मेरी एसेट डिरिकॉग्नाइज होगी कैरिंग अमाउंट पे, जो बाकी है गेन। एक केस में मेरा ऑफर टू टेक द बिल्डिंग ऑन, ये उसमें तो बेच रहा था, इसमें फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं, ऑफर किया हमने प्लूटो लिमिटेड को 10 ईयर्स के लिए, लीज रेंटल है उसका 80,000 पर एनम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 3,20,000, तो इसमें 3,20,000 पर लीज रिसीवेबल बुक हो गया मेरा, लास्ट एंट्री हमने जो देखी थी, अगर मैं किसी को फाइनेंस लीज पे देता हूँ तो, और मेरी बुक से फिर भी डिरिकॉग्नाइज हो जाएगी 2 लाख पे, और कितना ये गेन लॉस। तो हमारा अभी एक बार देखते हैं और क्या रहेगा इसमें नोट्स, ये मेरा कंप्लीट होगा। तो अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा इसमें, ये सारे पुराने पुराने थे, इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमने एक ये वाला देखा था कि माइनस स्क्रैप और कैरिंग अमाउंट जो भी होता है, उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कुछ था ऐसा इसमें बड़ा कुछ, हमने कुछ क्वेश्चन ही किए हैं, प्लस पहले वाला रिवाइज किया था। इसमें ट्रांसफर वाला एक केस था, ट्रांसफर होता है तो कैरिंग अमाउंट पे होगा, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमने देखा नहीं था, इसमें जनरल एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ एक मेरा अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर वगैरह का ये, और कुछ नहीं है इसमें। न्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग बाद में ट्रीटमेंट होता रहेगा। और ये कब होगा, चेंज इन यूज़, चेंज इन यूज़ को अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, चेंज इन यूज़ पे होगा, चेंज इन इंटेंशन पे नहीं होगा। ठीक है जी, इसके बाद फिर हमने कुछ नहीं देखा, डी रिकॉग्निशन वही पुराने वाला था। तो आप इसके अभी टेस्ट योर नॉलेज के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके कवर किए बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो, कमेंट करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो सारंग सीए क्लासेस के लेक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि हमारे सारे कंप्लीट बैच आप अपलोड होगा यहाँ पे, बिल्कुल फ्री रहेगा जो कि, और ये हमारा बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा सारा का सारा। इसके बाद अगर आपको होगा कि रिवीजन लेक्चर भी चाहिए तो हमें, तो मैं ये सारा बैच कंप्लीट होने के बाद रिवीजन लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और रिवीजन लेक्चर्स के बाद भी अगर आपकी कुछ और डिमांड रहती है तो वो भी मिल जाएगी आपको, जैसे कि मतलब कुछ और क्वेश्चंस वगैरह आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन है कि सर उसको भी कवर करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता करो, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इनको एक्सेस कर लो, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नोट्स शेयर करता रहता हूँ। तो चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।